हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम 3 से। थ्योरम 3 एक्चुअली इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रूफ नहीं दिया है इसका, और इस स्टेटमेंट को यानी कि रिजल्ट को लेते हुए हम लोग आगे की थ्योरम्स आज सॉल्व करेंगे। थ्योरम 3 को स्पेशली एक लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट में स्पेशली इसको प्रूफ करेंगे थ्योरम 3 को। आज केवल इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इसके अकॉर्डिंगली थ्योरम 3 के अकॉर्डिंगली let V be a vector space which is spanned by a finite set of vectors बीटा 1 बीटा 2 बीटा m। यानी यहाँ पर ये समझना है कि एक वेक्टर स्पेस V है जिसमें एलिमेंट्स हैं अल्फा बीटा गामा जीरो वेक्टर मेनी मोर वेक्टर्स हैं, ठीक। और एक सेट मान लीजिए आप S है, और इस S में ये एलिमेंट्स हैं कौन से, बीटा 1 बीटा 2 से लेकर के बीटा m। ये वेक्टर्स है S में। ऐसा नहीं कि ये वेक्टर V में नहीं होंगे, ये भी V में होंगे, क्योंकि S जो है वो कहां से बना है, V से, ये सबसेट है किसका, V का। और वो क्या रहा है कि इस लाइन में फिर से पढ़ते हैं, लेट V be a vector space which is spanned by finite set of vectors बीटा 1 बीटा 2 बीटा m। V जो है वो वेक्टर स्पेस है which is spanned by, ये बात ध्यान दीजिएगा, यानी कि V को स्पैन कर रहा है कौन, by finite set of vectors this। यानी अगर हम इस बात को यहाँ पर देखें तो V जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, LS के इक्वल, क्योंकि स्टेटमेंट के मुताबिक बीटा 1 बीटा 2 बीटा m वेक्टर्स जो हैं, बीटा m वेक्टर्स वो V को स्पैन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्पैनिंग की डेफिनेशन से ईच वेक्टर ऑफ V, कहाँ का, V का, ईच वेक्टर ऑफ V इज एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स बीटा 1 बीटा 2 बीटा m। यानी बीटा 1 बीटा 2 बीटा m वेक्टर्स जो S सेट में लिए हैं अभी हम लोगों ने, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे किसके वेक्टर, V के। ऑल द वेक्टर्स ईच वेक्टर ऑफ V इज एक्सप्रेसिबल, दैट्स व्हाई वी राइट कि V स्पैन बाय S सेट या बीटा 1 टू बीटा m वेक्टर्स। देन का मतलब ये हुआ कि एक कंक्लूजन निकला या थ्योरम जो प्रूफ करेंगे आगे चल के हम लोग, लेकिन यहाँ रिजल्ट यूज करेंगे। देन एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ V इज फाइनाइट एंड कंटेन्स नॉट मोर देन m वेक्टर्स। यानी यह कहना चाहते हैं कि अगर हम कोई दूसरा सेट बनाए इस V से, कोई सबसेट बनाए, मान लीजिए हमने S डैश बनाया, ठीक, और हमने यहाँ पर ये एलिमेंट्स ले लिए कहां से, V से हमने एरो लगाया, हमने लिया अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा m वेक्टर, सपोज करिए, थोड़ी देर के लिए हम ये ले रहे हैं, तो ये वेक्टर्स जो होंगे वो Li भी हो सकते हैं और Ld भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने इनसे ज्यादा ले लिया, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ V इज फाइनाइट एंड कंटेन्स नॉट मोर देन m वेक्टर्स। यानी कि अगर m वेक्टर से ज्यादा ले लिया, सपोज करिए हमने S डबल डैश सेट बना लिया और इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 हमने अल्फा r वेक्टर्स ले लिया, जहां पर r की वैल्यू m से ज्यादा है, ग्रेटर देन m। कहने का मतलब है अगर हम m सपोज करिए m की वैल्यू 10 ले रहे हैं, मतलब 10 वेक्टर्स हैं, ठीक, डिजिट में समझिए, और r की वैल्यू 11 भी हो गई, यानी 11 वेक्टर भी हो गए, किसमें, S डबल डैश में। और ये 11 वेक्टर आएंगे कहां से, V से ही आएंगे, और 10 वेक्टर जो है वो बीटा 1 टू बीटा m है, क्योंकि m केवल 10 कर दी डिजिट में, ठीक। तो S डबल डैश में जो वेक्टर्स हैं ये 11 वेक्टर्स, तो ये कभी भी Li नहीं हो सकते। Li आप चाहे चेक कर लीजिएगा, Li नहीं होंगे, नेचुरल है, ठीक, ये थ्योरम है इसकी। तो क्या कहते हैं कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा तो इट विल नॉट कंटेन मोर देन m वेक्टर्स, उससे ज्यादा नहीं, हाँ कम वाला हो सकता है। यानी अगर किसी सबसेट में 10 वेक्टर्स तक है, वो बीटा 1 बीटा 2 बीटा m के अलावा होंगे, कोई दूसरे वेक्टर्स ले सकते हैं, ये इनमें से एक आधे चले जाए वहां पर सबसेट में, तो वो Li हो सकते हैं और Ld भी हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ज्यादा अगर हो गए तो 100% क्या हो जाएगा, Ld हो जाएगा, Li नहीं हो सकता। तो any linearly independent set of V is finite, finite रहेगा, and contains not more than m वेक्टर्स पे ध्यान दीजिएगा, Li है तो उसमें m से ज्यादा वेक्टर नहीं हो सकते, ठीक। ये हमारा एक थ्योरम का कंक्लूजन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कोई भी अगर वेक्टर स्पेस V है और बीटा 1 टू बीटा m वेक्टर्स के थ्रू स्पैन हो रहा है, तो then any other linearly independent set of vectors of V finite and contains not more than m वेक्टर्स, उससे ज्यादा वेक्टर्स के पास नहीं हो सकते, ठीक। आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन में, इसी आधार पे करेंगे। वैसे कल आपने बेसिस पढ़ा, स्टैंडर्ड बेसिस भी पढ़ा था
और स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा कोई नॉर्मल बेसिस भी जो है हो सकता है, कोई सेट सबसेट बना लिया जाए और वो भी बेसिस सेट में कंसीडर हो जाए, यानी इसको चेक करें और बेसिस निकल जाए। बेसिस कब बनता है? जब एलआई होता है और स्पैन करता है। तो अब ये जो क्वेश्चन 1 है, पहले क्वेश्चन समझना है ठीक से। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं इफ V इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं? जिसके बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर्स फाइनाइट होते हैं। जैसे कल अभी हम लोग कर रहे थे 3 वेक्टर थे, तो हमने कहा डायमेंशन इसकी 3 हो जाएगी। तो आज यहाँ क्या प्रूफ करना है इस प्रॉब्लम में? देन प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट एनी टू बेसिस ऑफ B हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दो बेसिस अगर वेक्टर स्पेस के हैं V के, एक B मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम लोग, और एक B डैश मान लेते हैं, B एंड B डैश। तो दोनों में, यानी दोनों बेसिस में, दोनों ही बेसिस हैं, ये नहीं प्रूफ करना है कि बेसिस नहीं प्रूफ करना है, बेसिस लेके चलना है, बट डिस्कशन करना है, प्रूफ करना है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे। और V कैसा है? फाइनाइट डायमेंशनल, तो उसके बेसिस एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट करेंगे। या 2 करा दिए हम लोगों ने, 3 भी करा सकते हैं, ये तो सपोजिशन है भी हमारा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे उनमें सेम होंगे। तो जो चीज प्रूफ करनी होती है उसको हम नहीं लेते, कंट्राडिक्टली लेकर के चलते हैं। तो हमने मान लिया लेट B इज इक्वल टू अल्फा 1 टू अल्फा n, इसमें n वेक्टर्स हैं और दूसरे बेसिस में कितने हैं? m वेक्टर्स हैं। और लास्ट में हम क्या प्रूफ कर देंगे? n इक्वल टू m, यानी m और n आपस में बराबर हैं। दो बेसिस सेट है, एक B है और एक B डैश है। बी टू बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस V। सिंस, अब देखिए ध्यान से, ये टेक्निक लगेगी ऊपर थ्योरम 3 से ही। Since B and B dash are bases of V, both are Li subset of vector space V। ये तो कंफर्म हो गया, बेसिस हैं तो Li भी होंगे और स्पैन भी कर रहे होंगे। यानी अगर हम यहाँ पर इस चीज को डिटेल में आपके लिए लिखें तो यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू LB हो रहा होगा, ठीक, और V इज इक्वल टू LB डैश हो रहा होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर यहाँ देखें तो B कैसा होगा, थोड़ा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, B इज Li, B भी Li होगा, इसमें नीचे लिख दे रहा हूँ कि B डैश इज Li, ठीक। ये सेक्शन इसके लिए है कि V स्पैन हो रहा है B डैश से, आल्सो B डैश जो होगा वो कैसा होगा? Li होगा। और इसी तरीके से यहाँ अगर देखा जाए इतने में तो V स्पैन हो रहा होगा B से, और B इज Li, ठीक, ये Li भी होगा। कौन? अब देखिए एक एक करके हम इसको यूज करेंगे। कैसे? नाउ इफ वेक्टर स्पेस V इज स्पैन बाय बेसिस B। अब हम पहले ये मान लेते हैं पहला वाला केस, यहाँ जो एरो बना रहे हैं ध्यान दीजिए, B स्पैन कर रहा है इसको, V को, which contains n Li vectors, या n थोड़ा स्पेस कम है ध्यान दीजिएगा, which contains n Li vectors। इस B में कितने वेक्टर्स हैं? अगर B ने स्पैन किया यानी V इज इक्वल टू LB आया, और B के पास n वेक्टर्स हैं और B डैश के पास कितने हैं? M। तो B ने जो है वो स्पैन कर दिया है किसको? V को। दूसरे लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट में n से ज्यादा वेक्टर नहीं हो सकते, ऊपर भी आपने थ्योरम पढ़ी, ध्यान दीजिएगा। तो जो B डैश है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, लेकिन इन m की वैल्यू, यानी इस m की वैल्यू n से ज्यादा नहीं हो सकती, हाँ कम हो सकती। फिर बिकॉज B जो है वो V को स्पैन कर रहा है एज वेल एज बेसिस है, तो B Li भी तो है, यानी, और इधर आपका ये B1 B2 Bm, ये जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा m, ये वेक्टर्स भी क्या हैं? बेसिस सेट के हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, क्योंकि बेसिस बना रहा है B डैश हमारा। तो बाय द थ्योरम कि एनी अदर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैन नॉट कंटेन मोर देन n वेक्टर्स, यहाँ पर n क्योंकि स्पैनिंग का कांसेप्ट लगा दिया, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम यहाँ देखें कि देन एनी अदर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ V कैन नॉट कंटेन मोर देन n वेक्टर्स, दैट इज n बड़ा रहेगा और m छोटा रहेगा, m लेस देन इक्वल टू n। क्वेश्चन नंबर। अब अगर हम इसको मान लें कि यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट में ऊपर कि V इज इक्वल टू L B डैश, अब किसने स्पैन किया? B डैश ने स्पैन किया, तो B डैश के पास कितने वेक्टर हैं? m वेक्टर्स है। तो देन एनी अदर लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट of V cannot contain more than
m वेक्टर्स फिर m से ज्यादा नहीं होने चाहिए इस दूसरे वाले में, यानी जो दूसरा li भी है b भी तो li है क्योंकि बेसिस है। अब की बार हम स्पैनिंग किससे कंसीडर कर रहे हैं, b डैश से, ठीक। फर्दर b इज स्पैन बाय बेसिस b डैश which contains m li vectors, then any other li subset of b cannot contain more than m vectors, यानी m बड़ा हो जाएगा इस बार, तो यहाँ पर लिखा है कि m greater than equal to 1, n यानी n जो है छोटा रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स li है उसके तो वो n से कम रहेंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर ध्यान से देखा जाए तो एक जैसे नहीं होता x लेस देन इक्वल टू y, y लेस देन इक्वल टू x, तभी पॉसिबल है जब x इज इक्वल टू y हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा m इज इक्वल टू n हैज टू बेसिस और we have the same number of elements। तो ये थ्योरम यूज हुई है, उसी आधार पे ये क्वेश्चन किया गया है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग स्टडी करेंगे थ्योरम 4। थ्योरम 4 का स्टेटमेंट पढ़ देते हैं और समझा देते हैं आपको स्ट्रक्चर बना करके। लेट S be a linearly independent subset of vector space V। ठीक, एक एक करके हम बनाते चलते हैं लाइन टू लाइन। देखिए मान लीजिए वेक्टर स्पेस ये V है और इसमें अल्फा बीटा एंड सो मेनी वेक्टर्स होंगे और एक सेट हमारे पास S है, क्लियर। और ये कैसा लीनियरली इंडिपेंडेंट, अल्फा 1 अल्फा 2 मान लीजिए अल्फा n है, क्लियर। ये और ये कैसा है, S इज Li, ठीक, और S सबसेट है किसका, V का। S इज द सबसेट ऑफ V और S में n वेक्टर्स हैं। तो अब थ्योरम क्या कहती है, सपोज बीटा इज अ वेक्टर इन V, चलिए बीटा तो V में है, which is not in the subspace spanned by S। अब देखिए एक और चीज आ गई LS, ठीक है। LS तो आप जानते ही हैं कि व्हाट इज LS, LS is the set of those elements which can be expressed as a linear combination of vectors alpha 1 to alpha n। अब ये कह रहे हैं कि बीटा जो है वो LS में नहीं है, लेकिन बीटा है कहाँ, V में है, V में है, LS में नहीं है। which is not, कह रहे हैं कि सपोज बीटा इज a vector in V which is not in the subspace spanned by S। आपको दिख भी रहा होगा सब वर्ड बाय वर्ड। then अब क्या होने वाला है, then the set obtained by adjoining beta to S। अब एक नया सेट बना लो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम एक नया सेट बना लेते हैं S, या थोड़ी सी स्पेस है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं S डैश बना लिया, ठीक। और इसमें एडजॉइन कर दिया, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n और इसके अंदर बीटा डाल दिया, यानी कुल मिला के यूं भी कह सकते हो S यूनियन बीटा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं S डैश को, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है और एक नया एलिमेंट बीटा ले आए हम लोग, कहां से, कोई V से ले आए। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन द सेट ऑब्टेन्ड बाय, ये सेट जो नया ऑब्टेन किया है ना S डैश है, ऑब्टेन्ड बाय एडजॉइनिंग बीटा टू S, ठीक, ये S डैश जो है बीटा उसमें जाके ऐड कर दिया इसमें, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी किसको प्रूफ करना है आपको, अगर आप प्रॉब्लम देखें तो to show that S dash is linearly independent, ठीक। मतलब अब S dash के पास कितने वेक्टर हो गए, n+1, S के पास कितने हैं, n है, और ये तो Li है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं, कोई डाउट नहीं, ये दिया हुआ है कि Li है। यानी अगर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन लिखा हो C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 से लेकर के Cn अल्फा n इक्वल टू 0 वेक्टर, तो ये तो कंफर्म है कि इसमें ये 0 होंगे, C1 बराबर C2 से लेकर के Cn इज इक्वल टू 0 तक। एग्री है आप लोग, क्यों, क्योंकि Li है इसलिए। हाँ, लेकिन हमें तो प्रूफ करना है कि S डैश भी Li होगा, टू शो दैट S डैश इज Li आफ्टर एडजॉइनिंग द बीटा, क्लियर। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इन n+1 वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लिखेंगे। अब देखिए हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं, समझाते हैं। Let alpha 1 to alpha n be the set of linearly independent vectors for every Ci belonging to F। अब ये linearly independent है, तो जब ये कॉम्बिनेशन आप लिखेंगे तो इनके सारे स्केलर्स जो होंगे वो 0 हो जाएंगे, जो चीज हमने यहाँ लिख के दिखाई आपको। एक प्रकार से ये वाली चीज हमने आपको यहाँ दिखा दी थी, ठीक है, C1 अल्फा C2 अल्फा। Now we consider the set S union beta, वही S dash कह सकते हैं, we consider लिख सकते हैं S dash is equal to S यूनियन बीटा, मान लिया हम लोगों ने। अब हमें S डैश को Li शो करना है, देखिए हमें लिखा हुआ S डैश को Li शो करना है, तो S डैश के वेक्टर्स को लीजिए कॉम्बिनेशन में लिखेंगे 0 वेक्टर के। तो लेट फॉर B बिलोंगिंग F, लेट अस राइट, यहाँ 0 वेक्टर होना चाहिए,
C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 Cn अल्फा एंड बीटा। अच्छा ये बात तो है कि C1 C2 Cn 0 है ही आपके पूरे, क्योंकि इतना तो हिस्सा Li है ही है। अब किसको हमें 0 दिखाना होगा? B को दिखाना होगा। तो B दिखा देंगे तो सब 0 हो जाएंगे, फिर Li हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, B को 0 अभी कैसे कह दें, हमें तो 0 प्रूफ ही करना है। तो हम कंट्राडिक्टली कर लेते हैं कि इफ पॉसिबल लेट B नॉट इक्वल टू 0। कोई पॉसिबिलिटी है तो 0 होगा तो नॉन 0 होगा, 0 हो जाएगा तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि B नॉट इक्वल टू 0 मान ले रहे हैं। उसका फायदा क्या हुआ कि हम इसको राइट में ले जा करके, इक्वेशन नंबर 2 में राइट में ले जाकर B से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवीजन कर देंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो ये पूरे अल्फा वाले हैं इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया C1 C2 को, ठीक है। और उसके बाद उसको B से हमने कर दिया डिवाइड, तो सिग्मा फॉर्म में आ गया। अब लेकिन एक और अच्छी बात आ गई यहाँ पर, देखिए नई क्या आ गई, ये जो लिखा हुआ है तो स्केलर है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए लिख लें तो समझाने के लिए एग्जाम में उतना भी चल जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम इसको डी आई अल्फा आई लिख लें, व्हाट इज डी आई माइनस सी आई अपॉन बी, ठीक, तो डी आई हमने कर दिया इसको। तो देखा जाए तो ये फिर से एक नया कॉम्बिनेशन नहीं तैयार हो गया, किसके फॉर्म में? अल्फा आई वेक्टर्स ने स्केलर के साथ मिलकर। तो ये चीज कॉम्बिनेशन में आने की वजह से कहां चला जाएगा? एलएस में, बिकॉज राइट साइड इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन एस। तो हम इस नए वेक्टर को जो लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट में आया इसको एलएस में डाल देंगे, विल अलाउ इन आरएस, सॉरी एलएस। तो ये इंप्लाई करने लगेगा कि बीटा चला गया किसमें? एलएस में। और अभी आपने ऊपर जो स्टेटमेंट लिया है उसके मुताबिक क्या कहा था, देखिए यहाँ पर क्या कहा है आपने कि बीटा जो है वो एलएस में नहीं है। सपोज बीटा इज अ वेक्टर बी व्हिच इज नॉट इन द सब स्पेस स्पैन बाय एलएस, बीटा तो नहीं है। और यहां पर आपने क्या कह दिया? बीटा बिलोंगिंग टू एलएस। क्यों कहा, क्यों ऐसा हो पाया पता है? इसलिए हो पाया कि लेट बी नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम बी नॉट इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं तो हम पाते हैं कि बीटा एलएस में चला गया, जो ये कंट्रडिक्शन हो जाएगा। इसका मतलब है बी जो है 0 नहीं है, ऐसा ट्रू नहीं है। बी को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, ठीक। तो ये लिखा है कि विच कंट्राडिक्ट्स द कंडीशन ऑफ द थ्योरम, कंडीशन ऑफ द थ्योरम। कंडीशन क्या है कि बीटा बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो यहाँ बीटा बिलोंग कर गया है। Hence we conclude that b is equal to 0। तो हमारा जो मानना था कि b not equal to 0 वो सही नहीं है, ठीक है। b जो है आपकी वैल्यू वो 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, तो हम कह सकते हैं कि दस इक्वेशन सेकंड रिड्यूसेस टू सी टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to ci अल्फा। यानी ये जो हमने यहाँ सपोज किया था ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 देखिएगा, तो b हो गया क्या? 0। b हो गया 0 डिस्कशन के थ्रू, कंडीशन के थ्रू। तो b0 रख दीजिए इसमें। जब b0 रख देंगे तो बचेगा तो इतना हिस्सा केवल आपके पास c1 अल्फा 1 c2 अल्फा 2 cn अल्फा n। और जब ये बचेगा c1 अल्फा 1 और c2 अल्फा 2 से लेकर के cn अल्फा n इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक। तो आपको तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने ऊपर सपोज किया है। क्या सपोज किया था? लेट s इज इक्वल टू अल्फा 1 टू अल्फा n विद द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की वजह से इसके सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? 0, इंप्लाइज ci 0 हो जाएंगे। तो जितने c1 c2 थे वो भी 0 हो गए, b भी 0 हो गया। तो जो नया सेट हम लोगों ने बनाया था s डैश s यूनियन b, इसके सारे वेक्टर्स हो गए लीनियरली इंडिपेंडेंट। हेंस द सेट s यूनियन बीटा इज लीनियरली। तो जो हमें दिखाना था वो प्रूफ हो गया कि टू शो दैट s डैश इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ